नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 10 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैनन मेकिंग इन द ईरा ऑफ नेहरू। मतलब कि हम जानेंगे कि मॉडर्न इंडिया फॉर्मेशन में नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, नेहरू जी का क्या रोल रहा है इंडिया में कैनन की फॉर्मेशन में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा नेहरू जी का लाइफ स्केच डिस्कस कर लेते हैं। Okay, then Jawaharlal Nehru is famous Indian independence activist and the first Prime Minister of India after independence। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस के फेमस एक एक्टिविस्ट रहे हैं एंड ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज इंडिया में एंड इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 में दिल्ली इंडिया में। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के एमिनेंट लीडर रहे हैं। एमिनेंट यानी कि प्रख्यात लीडर रहे हैं। एंड जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता है एंड बच्चों के बीच में ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो इनके फादर है मोतीलाल नेहरू जो कि एक लॉयर है एंड इनकी मदर का नाम है स्वरूप रानी एंड इनकी डॉटर है इंदिरा गांधी जिनको हम सब जानते हैं। एंड जो नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो लंदन से ही की है। पहले इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की है एंड उसके बाद इनर टेम्पल से जो है ये एज अ बैरिस्टर ट्रेंड हुए हैं एंड ये लगभग 7 सालों तक इंग्लैंड में ही रहे हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू मेट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एट द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ। यानी कि 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के दौरान ही पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो है वो गांधी जी से मिले थे। एंड गांधी जी से मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे एंड गांधी जी नेहरू जी से लगभग 20 साल सीनियर भी थे। एंड 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक अभियान शुरू किया था एंड नेहरू जी ने महात्मा गांधी के इस सक्रिय एंड शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग भी लिया था। एंड नेहरू ने महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वेस्टर्न क्लोथ्स एंड जो महंगी संपत्ति थी उसका त्याग भी किया था एंड ये गांधी जी की तरह ही खादी पहनना जो इन्होंने शुरू कर दिया था। एंड अपनी लग्जूरियस लाइफ को त्यागने का इनका एक और मेजर जो है रीजन था वो ये था कि नेहरू जी जब भी इंडिया के लोगों की गरीबी को देखते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था कि खुद एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं एंड इनके देश के जो लोग हैं वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए फिर इन्होंने भी अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उसको त्याग कर जो है खादी पहनना जो स्टार्ट कर दिया था एंड सिंपल लाइफस्टाइल जो है इन्होंने अटेन किया था। एंड जो जवाहरलाल नेहरू है वो 1919 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार रहे एंड इस आंदोलन के दौरान नेहरू जी को फर्स्ट टाइम अरेस्ट भी किया गया एंड ये कुछ दिनों बाद जो है रिहा हुए थे। एंड नेहरू जी जो है वो महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे एंड 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का मुखिया चुना गया एंड इस दौरान पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। तो इसीलिए फिर नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए सबसे पहले इंडिया का झंडा लहराया था एंड नेहरू जी ने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया था। एंड ऐसा माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी काफी क्लोज फ्रेंड्स थे एंड महात्मा गांधी के कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का जो जिम्मा था वो उठाया था। एंड फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री जो है भारत का बनाया गया था। तो इसके बाद नेहरू ने जो है अपने देश की बुरी हालत के चलते देश को मॉडर्नाइज करने का दायित्व संभाला था एंड इसीलिए नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी मॉडर्न रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आज देश की जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। बिकॉज जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड उस दौरान जो इंडियन नेटिव्स थे उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन था वो भी सिर्फ 31 ईयर्स का होता था एंड लगभग 80% लोग जो थे वो 2 वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सिर्फ 20% लोग थे जो कि 2 टाइम का खाना खा पाते थे एंड उस दौरान इंडिया की जो लिटरेसी थी उसकी भी बहुत बुरी हालत थी। इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम था, मतलब कि 20 से 30% लोग ऐसे थे जो सिर्फ पढ़ ही पाते थे एंड 20 से 30% लोग ऐसे थे जो सिर्फ लिख पाते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस टाइम पे जो लिटरेसी थी वो बहुत ही उसकी बुरी हालत थी, मतलब कि 20 से 30% आप लोग मान लो जो कि एजुकेटेड हुआ करते थे। अदरवाइज जितने भी लोग थे नेटिव इंडिया के वो सारे के सारे इलिटरेट होते थे। इवन जो अदर कंट्रीज थी वो इंडिया के बारे में यही सोचती थी कि इंडिया इतना ज्यादा
गरीब है, इतना ज़्यादा इलिटरेट है, तो कुछ ही सालों में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि सब जानते थे कि अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहा जाने वाले जो भारत है उसका जो सब कुछ लूट लिया था एंड वो यहाँ से हर चीज़ लूट के चले गए थे। तो इस वजह से जो भारत की जीडीपी थी वो उस टाइम पे नेगेटिव में चली गई थी, इतना बुरा हाल था इंडिया का। लेकिन नेहरू जी उनके साथ वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू भारत की जो स्थिति है उसको सुधारा था। एंड नेहरू जी ने मेन फोकस जो था वो नेटिव इंडियन एजुकेशन पर दिया था एंड इसीलिए इन्होंने बहुत से स्कूलों को मॉडिफाई करवाया था एंड नए नए स्कूल इन्होंने खुलवाए थे। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ऐसी कैबिनेट बनाई जिसमें इन्होंने 5 नॉन कांग्रेस मेंबर्स को जो है शामिल किया एंड उनमें से BR अम्बेडकर भी एक थे। एंड नेहरू जी की जो कैबिनेट थी ये रिप्रेजेंट करती थी मॉडर्न इंडिया को, बिकॉज इनकी कैबिनेट में इन्होंने हर धर्म हर कास्ट के मेंबर्स को शामिल किया था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो अगस्त 1947 से लेकर अपनी डेथ तक यानी कि 27 मई 1964 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वैसे तो नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वो सब मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इससे जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है कैनन मेकिंग इन द ईरा ऑफ नेहरू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेहरू जी जो है वो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है एंड इनके नेशनलिज्म व्यूज एंड आइडियाज़ की हेल्प से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल पाई है। हालांकि नेहरू जी का इंडिपेंडेंस में जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसे इतनी अटेंशन नहीं मिल पाई जितनी कि वे डिजर्व करते थे। एंड जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि महात्मा गांधी जी को ये फॉलो करते थे, उनके ट्रू फॉलोअर थे, तो इन्होंने गांधी जी के हर मूवमेंट में उनके साथ जो है सक्रिय रूप से भाग लिया जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट होते थे। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेकुलर थॉट्स, एथिक्स एंड मॉरलिटी प्रिंसिपल्स ने इंडियन यूथ को ट्रू सेंस में लाइफ का मीनिंग सिखाया। जो इंडियन यूथ है दे लर्न टू लिव एंड डाई फॉर द नेशन। तो जहाँ गांधी जी के थॉट्स ने इंडियन नेटिव्स को फ्रीडम के लिए कॉन्शियसनेस में लाया, वहीं नेहरू जी ने मासिस में विजडम एंड फ्यूचर विद इमेजिनेशन जैसी थिंकिंग के बीज बोए। नेहरू जी के हिस्ट्री के रिगार्डिंग काफ़ी लॉजिकल एंड कन्विंसिंग थॉट्स थे एंड नेहरू जी मिक्सचर थे मॉडर्नाइजेशन, सेकुलरिज्म एंड मिस्टिज्म के। नेहरू जी हर चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ एग्जामिन, एनालाइज एंड इन्वेस्टिगेट करते थे। According to Nehruji, society was a body which has progressed from the historical time and had reached to the principles and beliefs of equality as well as justice. Means कि नेहरू जी के अकॉर्डिंग सोसाइटी वो बॉडी है जिसने हिस्टोरिकल टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है एंड जस्टिस एज वेल एज इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अटेन किया है। मतलब कि पहले जो लोग थे वो जस्टिस और जो समानता है, इक्वालिटी है, उसको इतना नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे नेहरू जी ने सोसाइटी में चेंज लाया, रिफॉर्म लाया एंड लोग जो है वो जस्टिस और इक्वालिटी को अब मानने लगे हैं एंड उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। Nehru's thinking was that the person should have faith in himself and he should not be dependent on any other in any way। मतलब कि नेहरू जी के अकॉर्डिंग हर पर्सन को खुद पर फेथ रखना चाहिए एंड कभी भी दूसरों पर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड क्रुएल्टी की वजह से इंडियन पीपल काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी एंड एंग्री थे एंड अब उनके लिए चीज़ें टॉलरेंस के बाहर जा रही थी एंड इस बीच फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है वो इंडियन क्लासेस का ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक नया वेपन बन गया था। लोगों की एजुकेशन ने एज ऑयल टू फायर काम किया। लोग अपनी राइटिंग्स के थ्रू ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अवेयरनेस फैला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्टर की नावल अ पैसेज टू इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एंड ये नावल जो है वो फॉस्टर ने इसी दौरान लिखी थी जब लोग अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे थे। एंड नेहरू जी के माइंड ने गांधी जी के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को नया मोड़ दिया जिसने लोगों के वर्ड्स एंड उनके माइंड्स को क्लोजर लाया, मीन्स लोगों को यूनिटी में लाया। एंड दिस वॉज अ पीरियड ऑफ अर्ली 30s। पीपल केम फॉरवर्ड फ्रॉम फॉरगेटिंग देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और रेस। मतलब कि ये टाइम था अर्ली 30s का जब पीपल अपनी कास्ट, सेक्स, रेस, क्रीड, रिलीजन को भूल कर एकजुट होकर फ्रीडम के लिए एक साथ फाइट कर रहे थे। And they all have only one motive and that was to get their country free, to break the chains of slavery। मतलब कि उन सब का उस टाइम पे जो भी मूवमेंट्स में पार्ट ले रहे थे उन सब का सिर्फ एक ही मोटिव था कि उनको स्लेवरी की चेन्स को ब्रेक करना है एंड अपनी इंडिया जो उनकी कंट्री है उसको फ्री करवाना है, उसको फ्रीडम दिलवाना है।
And according to Nehru, the British regime was crude, naked and exploitative and he told these things to Indian youth and Indian masses. मतलब कि नेहरू जी ने इंडियन यूथ एंड इंडियन masses को बताया कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूड हैं, नेक्ड हैं एंड एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जो इंडियन नेटिव्स के माइंड को, इंटेलेक्ट को, उनके कल्चर को, उनके थॉट्स को वेस्टर्न बनाना चाहते हैं। एंड आगे नेहरू जी की कोटेशन है जिसमें नेहरू जी ने बताया है कि काफ़ी टाइम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि उनकी इंडिया में रूलिंग जो है वो इंडियन पीपल की वेलफेयर, जस्टिस एंड गुड के लिए है। एंड इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कुछ इंडियन को उनका ये क्लेम कुछ हद तक सच भी लगा था। बट अब ब्रिटिश रूल को ग्रेट पॉपुलर मूवमेंट्स ने सीरियसली चैलेंज किया है एंड अब ब्रिटिश रूल का रियल कैरेक्टर, उनकी क्रुएलिटी, नेकनेस, इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन सबके सामने आ रही है। एंड अब ब्रिटिशर्स के सभी स्वीट मोल्डिंग वर्ड्स एंड सॉफ्ट वर्ड्स जो है रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी बातें लोगों को बताकर नेहरू जी ने इंपीरियलिस्ट पावर के रॉन्ग स्टेप्स के बारे में लोगों को अवेयर किया था। इंपीरियलिस्ट पावर यानी कि कॉलोनियल पावर यानी कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो है नेहरू जी ने लोगों को अवेयर किया, लोगों को आपसी रिलीजियस क्वेल्स जो है त्याग कर नेशन के लिए फाइट करने के लिए एनकरेज किया। नेहरू जी ने सभी धर्मों, जातियों, नस्लों के लोगों को एक रूफ के अंडर लाने की कोशिश की थी ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडियन नेटिव्स की कलेक्टिव पावर दिखा सकें। एंड नेहरू जी ने लोगों को ये बात रियलाइज कराई कि जब तक लोग रिलीजन, सुपीरियोरिटी, कास्ट, रेस के बेसिस पर आपस में ही लड़ते रहेंगे तब तक देश फ्री नहीं हो पाएगा। देश को ब्रिटिश रूल से मुक्ति दिलाने के लिए सबका एकजुट होकर फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लोगों ने नेहरू जी की इन बातों को भली भांति समझा भी एंड एक साथ मिलजुल कर इस देश को फ्रीडम दिलाने में अपना सहयोग दिया। ओके देन नेक्स्ट जान लेते हैं वर्क्स दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड फॉर द फ्रीडम इन इंडिया। तो सबसे पहले है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, सेकंड है इंटरनेशनल सपोर्ट, थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड फोर्थ है द काउंटलेस सेक्रीफाइसेस। तो हम बारी बारी से इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का आइडिया मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के आइडिया को सामने लाया। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, जहां कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। नेहरू की अध्यक्षता वाले अधिवेशन के इस प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी की तारीख को फिर पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया था। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इंटरनेशनल सपोर्ट, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट जो है इंडिया को दिलाया था वो जान लेते हैं। 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मीटिंग अटेंड करने बेल्जियम गए, जहां इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां इन्होंने इंपीरियलिज्म यानी कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट आम आदमी के फ्रीडम स्ट्रगल की योजना बताई। एंड इस मीटिंग में इन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया एंड इंडिया की ब्रूटल कंडीशन के बारे में बताया। एंड इस स्टेप का रिजल्ट उस टाइम क्लियरली विजिबल हुआ बिकॉज इंडिया को बहुत सी कंट्रीज से सिंपैथी मिली, जिससे ब्रिटिशर्स पर मॉरल प्रेशर पड़ा। मींस कि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता के कारण ही भारत जो है वो उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छा गया था एंड इंडिया फेमस हो गया था। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था एंड ये वही फेमस ईयर था जब गांधी जी ने दांडी मार्च भी चलाया था। एंड इस मार्च में नेहरू जी ने भी गांधी जी का साथ दिया था एंड उस समय जवाहरलाल नेहरू जी नमक कानून के उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट भी किए गए थे। एंड 1936 में अगेन जवाहरलाल नेहरू अपने मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट आइडियाज के कारण कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है द काउंटलेस सेक्रीफाइसेस। तो हम जान लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन कौन से सेक्रीफाइसेस किए। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कई बार नेहरू जी जेल गए एंड विभिन्न स्पैन्स के दौरान लगभग 9 साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। एंड इस दौरान वो इवन अपनी बेटी इंदिरा की देखभाल भी नहीं कर पाते थे। नेहरू जी काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने अपना सारा धन जो है वो देश की सेवा में लगा दिया था एंड खुद सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। इवन नई दिल्ली में इनका अपना स्वराज
भवन नाम का बंगला था जिसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दान कर दिया था ताकि वो भवन जो है वो पार्टी का फॉर्मल हेडक्वार्टर बन सके। जवाहरलाल नेहरू के अनेकों सेक्रीफाइसेस हैं जिन्हें वर्ड्स में हम नहीं पिरो सकते हैं। तो इन्होंने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, मतलब ये काउंटलेस हैं इनके सेक्रीफाइसेस। ओके, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।